हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारा एक नया चैप्टर, जो है आपका चैप्टर नंबर 3, मराठा सरदार्स, द फेमस हाउस ऑफ द भोसलेस। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे पीरियड ऑफ अनरेस्ट से। अब मैं यहाँ पे आपको अनरेस्ट का मतलब बताना चाहूँगा। अनरेस्ट का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। अब जो संत थे वो गॉड को एक तरीके से जो है प्रीच करते थे, गॉड की पूजा करते थे। और जो ब्रेव मराठा सरदार थे उसी टाइम के, उन्होंने एक ट्रेडिशन स्टार्ट की थी, ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी का ट्रेडिशन स्टार्ट किया था। और ये जो समय चल रहा था ना अभी का, ये एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस वाला पूरा पीरियड चल रहा था। बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस जो है इस पीरियड में क्रिएट हो गई थी। किस वजह से हुई थी? तो जो देखो, जो मैंने इसके एकदम पहले चैप्टर में बताया था कि दो सुल्तान हुआ करते थे। एक आदिल शाह बीजापुर का, जो जिसका महाराष्ट्र पे कंट्रोल था, मराठास पे, और दूसरे थे निज़ाम शाह अहमदनगर के। ये कॉन्स्टेंटली जो है मतलब लड़ते रहते थे, कॉन्स्टेंटली ये वॉर में ही रहते थे एक दूसरे के साथ। लेकिन ये बहुत होशियार थे। ये जो मराठा सरदार थे उनकी आर्मीज का इस्तेमाल करते थे अपने वॉर्स में। तो लड़ाई इनके बीच होती थी, लेकिन लड़वाते किसको थे? मराठा सरदार के आर्मीज को। इस तरीके से ये मराठा सरदार जितने भी थे उनका फायदा उठाते थे। अब बात करते हैं द ब्रेव मराठा सरदार्स के बारे में। अब जो मराठास थे वो बहुत बहादुर भी थे, और साथ ही साथ बहुत टफ भी थे, मतलब स्ट्रांग भी थे। और उसके साथ साथ वो फियरलेस भी थे, मतलब डरते नहीं थे किसी से। और लॉयल भी थे अपने मास्टर को। लॉयल मतलब एक तरीके से सच्चा रहना, है ना, कोई चीटिंग नहीं करना या झूठ नहीं बोलना, वो सारी चीज़ें। तो वो अपने अचीवमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा प्राउड थे अपने बैटल फील्ड पे, क्योंकि वो मतलब सारे जितने भी जवान थे, जितने भी सोल्जर्स थे, मराठा सोल्जर, वो सब मतलब बैटल फील्ड में काफ़ी अच्छे थे। उनके पास बहुत सारी स्किल थी और बहुत बहादुर भी थे वो सब, है ना। जो ब्रेव मराठा सोल्जर थे उनके पास स्पीयर होता था एक हैंड में, और जो है स्वॉर्ड होता था। और उसके बाद वो जो है मतलब राइड करते थे। एट द साइड वुड राइड इन दी सरदार्स कैवेलरी। तो ये मतलब एक तरीके से बहुत एक खतरनाक सोल्जर हुआ करते थे मराठा उस टाइम पे, और बहुत स्ट्रांग भी थे, पावरफुल भी थे, जैसा मैंने आपको बताया। और जितने भी मराठा सरदार थे उनकी खुद की प्राइवेट आर्मीज होती थी। ओके, क्या होती थी? प्राइवेट आर्मी होती थी। तो मराठा सोल्जर के पास बेसिकली, जैसा मैंने बताया आपको अभी, स्पीयर होता था एक हाथ में, और स्वॉर्ड होता था एट द साइड। और ये जो है अपने सरदार्स के कैवलरी में एक तरीके से रहते थे। तो जितने भी मराठा सरदार थे उनका खुद का क्या होता था? प्राइवेट आर्मीज होती थी। और अगर कोई सरदार जो है किसी सुल्तान के पास जाता है अपनी आर्मी के साथ, तो सुल्तान उसको जो है मतलब एम्प्लॉयमेंट भी देता था, मतलब नौकरी देता था। तो इससे क्या होता था? जो सरदार होता था उस किंगडम का, कभी कभी उसको जो है मतलब जागीर मिल जाते थे। समझ में आ रहा है? तो जो सरदार को जागीर मिलता वो अपने आप को राजा समझने लगता। समझ में आ रहा है आपको? तो जो सुल्तान के पास वो जाता था काम के लिए, काम मतलब क्या करेंगे? सुरक्षा देंगे सुल्तान को। तो सुरक्षा के बदले में सुल्तान इनको क्या कर देगा? कुछ जमीन दे देगा या कुछ जागीर दे देगा। जागीर मतलब अपने उसका जो पूरा किंगडम है उसका एक हिस्सा दे दिया। तो वो जो है सरदार अपने आप को क्या समझ लेते थे? राजा समझ लेते थे, है ना। इस तरीके से सिस्टम पूरा चलता था। और काफ़ी फेमस जो है मराठा सरदार थे अहमदनगर के कोर्ट में। ओके, बीजापुर, अहमदनगर और बीजापुर के कोर्ट्स में। और उनमें जो सबसे फेमस थे वो थे आपके जादव ऑफ सिंदखेड़, जो जादव थे आपके सिंदखेड़ के। उसके बाद निम्बलकर्स ऑफ फल्टन, उसके बाद घोरपड़ेज ऑफ मुधोल, उसके बाद मोरेज ऑफ जवली, और उसके बाद थे आपके भोसलेज ऑफ वेरुल। ओके, अब जो यहाँ पे सिंदखेड़ जादव से ये डिसेंडेंट थे यादव्स ऑफ देवगिरी के, मतलब यादव्स ऑफ देवगिरी जो थे उसके बाद ये आए थे सिंदखेड़ यादव। जीजाबाई जो शिवाजी महाराज की, ओके, तो जो जीजाबाई हैं वो शिवाजी महाराज की माता जी हैं। और जीजाबाई जो है लखुजी राव जादव की बेटी भी थी। लखुजी राजा कहाँ के थे? वो भी आपके सिंदखेड़ के ही थे। ओके, तो जो शिवाजी महाराज की मम्मी जी हैं वो किसकी बेटी थी? लखुजी राव जादव की, जो कहाँ के हैं? सिंदखेड़ के हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अब हम जो है बात करने वाले हैं ट्रेडिशन ऑफ वेलर के बारे में। वेलर भी एक तरीके से मतलब क्या होता है? बहादुरी। अब ये जितने भी सरदार थे ये ब्रेव थे, लेकिन बहुत सारे इसमें से एक तरीके से स्वॉन एनिमीज थे एक दूसरे के। मतलब सब बहादुर थे, लेकिन इन लोग की आपस में ही दुश्मनी थी, या आपस में बहुत कट्टर दुश्मन थे। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि यार हम इकट्ठे हो जाते हैं और अपने लोगों के लिए अपना कुछ करते हैं। जो हम दूसरों के लिए लड़ रहे हैं उससे अच्छा है हम आपस में मिलके, एक साथ मिलके, जो दूसरे दुश्मन है, जो दूसरे राजा हैं उनसे लड़के, जो हमारी ज़मीन है उस पर हम एक तरीके से अपना पूरा जो साम्राज्य है वो बनाए, हम खुद राजा बने। लेकिन इनके दिमाग में ये कभी आया ही नहीं। इस वजह से जो इनकी व्हीलर या फिर जो ब्रेवरी थी वो दूसरों के काम आ रही थी। दूसरे जो है इसका फ़ायदा उठा रहे थे।
लेकिन तो भी उन्होंने मतलब जो एक वॉर लाइक स्पिरिट होती है ना उसको जिंदा रखा था, स्पेशली जो यंग लोग थे उनमें। और जो फेमस सोल्जर्स थे जिनका जन्म होता था फैमिलीज में, वो जो है मतलब उन्होंने जो ट्रेडिशन है वेलर का, मतलब जो बहादुरी की एक तरीके से कहानी है वो जारी रखी। और कुछ फेमस फैमिलीज में जो भोसलेज हैं वेरुल के, इन्होंने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई। समझ में आ रहा है, इन्होंने बहुत बड़ा जो है अपना योगदान दिया बहादुरी के मामले में। तो ये जो है मतलब काफ़ी उभर के आए जो आपके भोसलेज थे। उसके बाद कई सारे सरदार आए, ठीक है, इसके बारे में आगे हम समझेंगे। अब बात कर लेते हैं द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर के बारे में। तो करीब 400 साल पहले जो टेम्पल था घृष्णेश्वर का वेरुल केव्स के पास, वो टुकड़ों में जो है पड़ा हुआ था। उसके जो वॉल है वो क्रैक हो चुके थे। जो प्रीस्ट हैं उन्होंने मतलब एक तरीके से जो है ये टेम्पल को पूरा एक तरीके से एक बंजर ज़मीन बन गई थी। इस वजह से जो टेम्पल है जिसको बनाया गया था इन ऑनर ऑफ अ ग्रेट गॉड, इसको पूरे तरीके से निग्लेक्ट किया जा रहा था। जितने भी डिवोटीज थे वो जो मतलब एक तरीके से वहाँ पे आते थे ओवर द सॉरी स्टेट ऑफ द टेम्पल, लेकिन वो मतलब जब भी आते थे ना तो उनको बहुत बुरा लगता था यार, कि मतलब ऐसे बहुत बुरा फील होता था, सॉरी जैसा फील होता था। लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया कि यार चलो इसको रिपेयर करवा देते हैं, इसको सही करवा देते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। लेकिन ये सब इनको समझ में नहीं आया। एक बहुत बड़े भक्त थे शिवा के जो रेगुलरली जो है टेम्पल आते थे। वो एक तरीके से इन पे जो है फ्लावर्स वगैरह भी पुट करते थे, जैसे बेल हो गया, जो बेल हो गया फ्लावर लिंगम पे, और जो है अपना जो इनर मोस्ट थॉट होते हैं वो गॉड को एक्सप्रेस करते थे। इन्होंने जो है मतलब एक्सटेंसिव रिपेयर भी करवाया टेम्पल के, और उसको जो है उसके ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर भी कराया। समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है उन्होंने पूरे अरेंजमेंट बनाए ताकि जो टेम्पल है उसकी पूरी मेंटेनेंस वापस की जाए। अब जो है टेम्पल के अंदर बाहर दोनों जगह पे लाइट था। जो टेम्पल एक ऐसा टेम्पल जिसकी शान जो है मिट चुकी थी, वापस उस टेम्पल को जिंदा किया। लेकिन ये डिवोटी था कौन? तो ये डिवोटी थे आपके मालोजी राजे भोसले, नाम याद रखना, ओके। मालोजी राजे भोसले, ये वो डिवोटी थे जिन्होंने इतना काम कराया अपने मंदिर के लिए, और उस मंदिर को वापस जो है उसी प्रकार वापस खड़ा कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं द भोसलेज ऑफ वेरुल के बारे में। अब जो मालोजी राजे भोसले थे, उसके बाद जो पाटिल ऑफ वेरुल, ये बहुत बड़े भक्त थे शिवा के। बाबाजी राजे जो है उनके दो बेटे हुआ करते थे। मालोजी राजे उसमें से सबसे बड़े बेटे थे और विठोजी राजे छोटे बेटे थे। बाबाजी राजे भोसले जो है उनके पास अधिकार था एक पाटिल का वेरुल इलाके में। पाटिल मतलब जो है एक मेन सदस्य हुआ करता था उस समय गांव का, उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होती थी। उसके बाद मालोजी राजे विठोजी राजे ये दोनों ही ब्रेव और एंटरप्राइजिंग थे। इन्होंने जो है एक तरीके से अपनी सर्विस में बहुत सारे आर्म्ड मराठा ट्रूप्स को ये कर रखा था, मतलब एक तरीके से अपनी सर्विस में रखा था। और जब पीरियड था बहुत बड़े अनरेस्ट का, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस चालू था, तो जो मुगल एम्पायर थे, ओके, ये मुगल है, मुगल मतलब मुगल एम्पायर भी बोला जाता है इसको, मुगल भी बोला जाता है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, ओके। तो मुगल है तो मुगल ही बोलो। तो मुगल एम्पायर जो थे आपके दिल्ली के, उन्होंने अटैक किया था निज़ाम शाह के किंगडम पे। उसके बाद दौलताबाद जो उस समय कैपिटल हुआ करता था निज़ाम शाह का जो कैपिटल था वो कौन सा था आपका? दौलताबाद। तो उस समय मालिक अंबर जो है वजीर थे, मतलब चीफ मिनिस्टर थे। तो अंबर जो है उनके चीफ मिनिस्टर थे। अंबर बहुत एक काबिल इंसान था और बहुत वाइज इंसान था। और जो दो कैपेबल बहादुर भाई थे वेरुल से, उनको जो है मतलब इसके बारे में मालूम पड़ा, और उनके रिकमेंडेशन पे शाह ने जो है मालोजी राजे को जो है जो पुणे की पूरी जागीर है वो दे दी, और जो सूपे परगना था वो पूरा दे दिया। अब इससे क्या हो गया? अब इससे जो भोसले थे वो बहुत अमीर बन गए, बहुत पावरफुल बन गए। उसके बाद मालोजी राजे जो वाइफ थी, मालोजी राजे की जो वाइफ थे उमाबाई, वो जो है मतलब निम्बलकर्स ऑफ फल्टन जो थे उनके घर से आती थी, ठीक है, मतलब उनके घर की थी। और उनके दो बेटे हुआ करते थे, शाहजी और शरीफ जी। मालोजी राजे की जो है मौत हो जाती है एक बैटल में। कौन से बैटल में? बैटल एट इंदापुर। और उस समय शाहजी जो रहते हैं, शाहजी सिर्फ 5 साल के रहते हैं। उसके बाद जो विठोजी राजे रहते हैं वो जो है उनका पूरा ध्यान रखते हैं जो बच्चे थे और जो जागीर थी उसके बारे में। बाद में उन्होंने मतलब एक तरीके से शाहजी राजे जो हैं उनकी मैरिज का सोचा, उनके शादी का सोचा। तो जो डॉटर थी लखूजी राव जाधव, उनकी बेटी जिनका नाम था जीजाबाई, द डॉटर ऑफ लखूजी राव, वो एक तरीके से मतलब काफ़ी अच्छी एक लड़की थी और काफ़ी पसंद आई इनको। तो लखूजी राव ने जो है एक्सेप्ट कर लिया विठोजी राजे का जो प्रपोजल था वो। और लखूजी राव भी मतलब बहुत ब्रेव
और एक वेलियंट सरदार थे निज़ाम शाह के कोर्ट में। इनके पास भी बहुत बड़ी आर्मी थी अपनी खुद की, समझ में आ रहा है, इनकी खुद की आर्मी थी। और इनको जो है मतलब लोग काफ़ी ग्रेट रेस्पेक्ट और ऑनर से देखते थे निज़ाम शाह के कोर्ट में। तो इन्होंने मतलब तय कर ली शादी। उसके बाद जो शाहजी राजे हैं उनकी शादी जीजाबाई से करा दी गई। शाहजी राजे याद रखना किसके बेटे थे, किसके बेटे थे, मलोजी राजे के बेटे थे, ठीक है। और इनकी मम्मी का नाम क्या था, उमाबाई। जो जीजाबाई थी वो किसकी बेटी थी, लखुजी राव जाधव की। समझ में आ रहा है। अब आगे आपको बताऊंगा मैं शाहजी राजे और जीजाबाई कौन थी। शाहजी राजे जीजाबाई आपके शिवाजी महाराज के पेरेंट्स थे। जीजाबाई जो है मतलब काफ़ी एक तरीके से फॉर्च्यून बन गई भोसले फैमिली के लिए, ठीक है। अब थोड़ा नज़र डालते हैं शाहजी राजे पे। अब निज़ाम शाह जो है निज़ाम शाह एक तरीके से जो है शाहजी राजे को कुछ जागीर ट्रांसफ़र करता है जो मल्लोजी राजे के पास थे। शाहजी राजे भी एक बहुत बहादुर और एक केपेबल इंसान हुआ करते थे। उनकी भी काफ़ी इज्जत थी कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह में। मुगल एम्पर ने डिसाइड किया कि अब हम जो है क्या करेंगे, जो किंगडम है पूरा निज़ाम शाह का वो कैप्चर कर लेंगे। और निज़ाम शाह के ही कोर्ट में जो है शाहजी राजे हुआ करते थे। अब इसके लिए उन्होंने अलायंस बनाई, मतलब टीम बना लिया, किसके साथ, आदिल शाह के साथ। आदिल शाह आपके कहाँ के थे, बीजापुर के थे। मालिक अंबर और शाहजी राजे मिल के एकदम मतलब बहुत जो है बहादुरी से लड़ाई करते हैं निज़ाम शाही को बचाने के लिए। और इन्होंने मिल के दोनों ही आर्मी को चकनाचूर कर दिया, हरा दिया। ये जो बैटल था, ये बैटल हुआ था आपका भटावाड़ी में जो अहमदनगर के पास में है। शरीफ जी जो है, शरीफ जी इस बैटल में मर जाते हैं। शाहजी राजे बहुत बड़ा अपना एक तरीके से बहुत बड़ी बहादुरी दिखाते हैं और उनको जो है उनकी काफ़ी तारीफ की जाती है, उनको काफ़ी प्रेज किया जाता है एज अ ब्रेव जनरल, मतलब एक बहादुर जनरल के उससे। और जो उनकी रेपुटेशन है कोर्ट में वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो मालिक अंबर थे, मालिक अंबर जो चीफ मिनिस्टर थे, है ना, जो वजीर थे, वो भी मतलब उनसे जलने लगते हैं, जेलस होने लगते हैं। अब इससे क्या हुआ, इससे ग्रेजुअली धीरे धीरे एंटागोनिज्म हो गया उनके बीच में, मतलब एक तरीके से एक इंटरनल दुश्मनी क्रिएट हो गई, जिस वजह से शाहजी राजे ने जो है निज़ाम शाही छोड़ दी और क्या ज्वाइन किया, कोर्ट ऑफ आदिल शाह। कहाँ पे, बीजापुर में। आदिल शाह ने जो है उनकी काफ़ी इज्जत की, काफ़ी उनको जो है इज्जत से नवाजा और उनको जो है टाइटल दिया सर लश्कर। सर लश्कर मतलब चीफ ऑफ आर्मी, मतलब आर्मी का एकदम मेन। बाद में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए निज़ाम शाही में। उसके बाद जो वजीर मलिक अंबर था वो मर जाता है। उसके बाद जो उसका बेटा रहता है फतेह खान, वो जो है वजीर बन जाता है निज़ाम शाही का। और उसके पीरियड में जो निज़ाम शाही है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। और उसी सेम टाइम जो मुगल एग्रेशन रहता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो मुगल एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, मतलब मुगल का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से निज़ाम शाह की जो मम्मी है वो अपील करती है शाहजी राजे को कि आप रिटर्न आ जाओ निज़ाम शाही में और निज़ाम शाह को बचा लो। इस वजह से उसी समय शाहजी राजे जो है आदिल शाह को छोड़ के, आदिल शाही छोड़ के कहाँ रिटर्न चले जाते हैं, निज़ाम शाही रिटर्न चले जाते हैं। इस तरीके से कहानी जो है आगे बढ़ती है। आगे क्या हुआ वो जानेंगे हम अगले चैप्टर में। ये चैप्टर हमारा यहीं पे होता है ख़त्म। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।